हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका अध्याय 1 जिसका नाम है विविधता, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विविधता की समझ है, आप सभी को पता है कि पहले चैप्टर का नाम आप सभी को याद होगा, विविधता की समझ है। उसको हम देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विविधता क्या होती है। आप लोगों को डिटेल में मैं एक एक चीज़ें समझाते चलूँगा। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आज की क्लास के बाद कभी भी ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए चैप्टर पढ़ने के बाद, आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो चाहिए, पढ़ना है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस हमेशा आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता रहेगा। हर एक क्लासेस यहाँ पे फ्री आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको सिर्फ वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। यहाँ पे देखिए अध्याय 1 है विविधता की समझ। अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे नीचे भी आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं नीचे से डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ चैप्टर स्टार्ट जहाँ से है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कार्य दिया गया है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र यहाँ पे बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आप चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही आपका हो सकता है? आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसा कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के चित्र हैं। एक ने लड़की का फ़ोटो बनाया, इस तरीके से बनाया है। दूसरे ने भी लड़की की फ़ोटो बनाई है, इस तरह से बनाई है। तीसरे बच्चे ने इस तरीके से अपनी फ़ोटो बनाई है। तो इसका कहने का मतलब है कि सभी लोग अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। इसी को विविधता कहा गया है यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में कहा गया है यहाँ पे, जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। यानी कि जो हमारा रूप रंग है वो भी कहीं पे साउथ में जाएंगे नीचे की तरफ भारत में तो वहाँ पे हल्का सा डार्क कलर में होते हैं लोग। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे हल्के से वाइट कलर के लोग होते हैं, वो गोरे होते हैं। बीच में जो होते हैं जैसे उत्तर भारत के लोग हो गए आपके, तो वो लोग कहीं कहीं पे गोरे होते हैं, कहीं काले होते हैं। तो हर तरीके के रंग रूप के लोग आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे इडली डोसा खाने को मिलता है, कहीं पे दाल चावल खाने को मिलता है, कहीं पे बाटी चोखा खाने को मिलता है, कहीं पे सरसों की दाल और मक्के की रोटी खाने को मिलता है। तो सब जगह क्या है, खान पान में भी विभिन्नता है, रंग रूप में भी भिन्नता है। तो इसको क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की, यहाँ पे इस तरफ से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा भी, कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसको फिल करना है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय डैश 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 पहनना पसंद करते हैं। कोई जूता मोजा पहनना पसंद करता है, कोई चप्पल पहन के चला जाता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई ट्राउज़र पहनता है, ठीक है। मैं घर में डैश 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 में बात करती हूँ, मातृभाषा में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं, इंग्लिश में बात करती हैं, वो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करती हैं। ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरा पसंदीदा खेल डैश 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 है। किसी का खेल आपका क्रिकेट होगा, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का लूडो होगा, किसी का अंताक्षरी होगा। मुझे डैश 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 के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। किसी को रोचक कहानियाँ पढ़ने का पसंद होगा, किसी को सुपर हीरो के बारे में पढ़ना पसंद होगा, किसी को राजा महाराजाओं के बारे में कहानियाँ पढ़ने का यहाँ पे पसंद होगा। तो सभी के लिए यहाँ पे भिन्नता है। आपकी क्लास के लिए अगर आप ये फिल कराते हैं तो सबका अलग अलग यहाँ पे कुछ न कुछ चेंज होगा, कुछ न कुछ हो सकता है समानता भी हो। इसी तरीके से दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें, इस बारे में सोचें। अब एक कहानी यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटे से लड़के के
लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन भी सुर्खियों में को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे यहाँ पे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो यहाँ पे व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल। मैंने अखबार में के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा है, वो अखबार बेचता था, वो अंग्रेजी के अखबार और हिंदी के अखबार बेचता था। एक आदमी वहाँ से गुजरता था डेली, जो देखता था कि वो बच्चा हर लोगों के पीछे पीछे भागता है अपना अखबार बेचने के लिए। एक दिन वो आदमी रुका और हिंदी में इस बच्चे से पूछा कि मुझे एक हिंदी का अखबार दीजिए। तब बच्चा बड़ा अचंभित हुआ कि क्या आपको हिंदी का अखबार भी पढ़ना आता है? मुझे लगा कि आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ते होगे। ठीक है। तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, सब्जेक्ट उसे पूछा, यहाँ पे उसने पूछा, अब जो भी कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न यहाँ पे शोर 100 गुना बढ़ गया। यानी कि जो रुका था तो पीछे से रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई, तो सीधे पीछे से वो गाड़ियाँ चलने के लिए उसको हॉर्न देने लगी। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, यहाँ पे मतलब आगे चलता गया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, अब इसके बारे में बताएगा। यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी? उसने कहा, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैं काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने हाथ को नापा और ये कहा कि जब मैं इस गद्दी के बराबर था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही यहाँ पे ये काम कर लेता हूँ। तब अब पूछ रहा है व्यक्ति, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ डैश डैश डैश, मतलब वो आगे की बातें नहीं कर पाया, नहीं बोल पाया, या फिर वो व्यक्ति नहीं सुन पाया। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। अब वो व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा था वो उसने अपने बारे में बताया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। और बड़े शर्माते हुए मैंने पूछा, आपका नाम? यह तो यहाँ पे वो बताएगा। तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, दोनों का नाम समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? तो बच्चा कहेगा, हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाया। ठीक है। समीर 1 और समीर 2 में कोई अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से यहाँ पे रोक पाएगा? अगले दिन चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ठीक है।
उस व्यक्ति ने कहा कि उस दंगे के बाद वाले दिन से वो व्यक्ति जो छोटा समीर था वो वहाँ पे चौराहे पे नहीं दिखा और वो कोई भी अखबार ये नहीं बता सकता कि वो समीर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं, यानी कि एक एक पक्ष है ये। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये सूची बनाना है, फिर आगे देखते हैं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों। समीर एक हिंदू है तो दिवाली, होली, दशहरा ये मनाता होगा। समीर दो मुस्लिम है तो यहाँ पे ईद, बकरीद, मुहर्रम ये सब मनाता होगा। कि आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की हो जो आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन एक कहानी के रूप में दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थे उदाहरण के लिए समीर ने एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, जो अमीरी गरीबी हो गया, जिसको मौके नहीं मिले, वो विविधता नहीं है। ये नहीं कि वो भिन्नताएं हैं, वो गैर यहाँ पे असमानता है। ठीक है, यानी कि सभी को समान अवसर नहीं मिला वहाँ पे। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति के में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर दो, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद आगे बताता हूँ। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गए हैं तो आपकी जात कुम्हार ही होती है और आप बस वही यहाँ पे बन सकती थी। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पार्ट में अगर आगे मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको पढ़ाऊँगा मैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब विविधता जो है वो हमारे जीवन को कैसे बढ़ाती है, अच्छाई है उसकी क्या है कि हमारे जीवन को कैसे यहाँ पे लाभ पहुँचाती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ या दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, प्राणियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन को और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल के जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से मिलाकर कुछ साहसिक यहाँ पे कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों का, यहाँ पे देखिए नीचे, कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद बस आलू।
समान रूप के से केवल दो पशु पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों, ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानी लिख पाएंगे। ठीक है, ये बताया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लेखक है, कहानीकार है, वो ऐसी जगह रहे जहाँ पे सिर्फ कुछ दो रंग के कपड़े पहनते हों, एक ही भोजन करते हों, बस एक ही दो पशुपालक यहाँ पे पशु पालते हों, या फिर खेल के लिए बस एक ही खेल खेलते हों, तो वो कहानी कैसे लिख पाएगा। भारत में विविधता, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, भारत में विविधता के बारे में बताया गया है। भारत विविधताओं का देश है, ये तो आपने सुना ही होगा। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के, यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं फिर नीचे पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। प्रार्थना, इबादत, तो यहाँ पे भक्ति गीत गाकर यहाँ पे दो अन्य तरीके लिखना है आपको। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसको फिल करा दूंगा। शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके, यहाँ पे हिंदू धर्म में कैसे होता है, मुसलमान धर्म में कैसे होता है। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे मणिपुरी की औरतों को फनैक पहनना पसंद है, पंजाब के औरतों को सलवार सूट पहनना पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए का पालन, यहाँ पे पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। ठीक है, वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और दूसरे स्थान पर चले जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे और वहाँ पर खेती करने लगते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि के में नए और पुराने मिश्रण होते रहे हैं। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने अब वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विभिन्न यहाँ पे विविधता संपन्न हो जाते थे। यानी कि जब दो चार विविध यहाँ पे संस्कृति मिलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, सभी में कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो वो एक दूसरे की अच्छाइयों से और भी संपन्न होंगी संस्कृति। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किसी प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह वह का काम वे करते हैं वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। यानी कि बहुत ही कम होता है ऐसा कि जो शहर में अपनी सब्जी और अपने खाने के लिए अनाज उगाता हो। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर होते हैं। आप बाज़ार जाते हैं और ख़रीद के चले आते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। यानी कि वहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों का क्या प्रभाव उनकी संस्कृति पे पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये तीनों क्षेत्र कहाँ हैं, लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, इसकी सूची बनाना है आपको। अब यहाँ देखिए लद्दाख के बारे में दिखाया गया है। ऊंचे पहाड़ वाला रेगिस्तानी इलाका। देखिए यहाँ पे पहाड़ चारों तरफ दिखेगा, कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं दिखेगी। ठीक है, ये दिखाया गया लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो खेती कहाँ से होगी। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है,
यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन यहाँ पे निकलते हैं और पश्मीना यहाँ पे शॉल बड़ी महंगी होती है इनकी। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक, जो पहाड़ी इलाके का एक जानवर है, होता है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके से में पहुँचते थे, जिसे अब आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म में से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, यानी कि उसको नाटक के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए पश्मीना शाल बुनी जा रही है, औरतें बुन रही हैं। अब केरल के बारे में देखिए बताया गया है। मछली पकड़ने का चीनी जाल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, केरल आप सभी को पता है मसाले के लिए प्रसिद्ध है, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना रहता है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, आप नाम सुने हो इब्न बतूता, ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था, अपने यहाँ पे यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाव का खेल खेला जाता है केरल में ओणम के त्यौहार पे। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे। आप सभी को पता है भारत की खोज की थी 1498 में। पुर्तगालियों ने यूरोप के से भारत तक का समुद्री रास्ता इसी रास्ते यहीं पे आके भारत की खोज की थी, यहीं पे एंटर किया था भारत में। इस सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी हैं, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है एवं बौद्ध धर्म के लोग हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीनी बला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चिन्ना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, देख के समझ गए सारी चीज़ें केरल के बारे में और लद्दाख के बारे में। ध्यान से पूरा पढ़िएगा, थोड़ा सा और बचा है चैप्टर। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा नाता होता है। ठीक है, जो वहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य है वो उसके भौगोलिक स्थिति पे भी डिपेंड करता है और ऐतिहासिक परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। ठीक है, अब ये देखिए पढ़ते हैं, विविधता भी है और उसमें एकता कैसे है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों
के लोग शामिल थे यहाँ पे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने देखा यहाँ पे दिखला दिया कि वे एक दूसरे के से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ठीक है, विविधता में एकता इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें लिखी गई हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ये ठीक है। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे डैश डैश डैश। हिंदुओं मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे, ठीक है। भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, काफ़ी अच्छी लाइनें, इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए भारत का झंडा यहाँ लहरा रहा है, इसके बारे में यहाँ बताया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, ठीक है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास यहाँ पे बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत के लोगों के ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब ये अभ्यास कार्य आ गया दोस्तों, पूरा चैप्टर हो गया है। अभ्यास कार्य में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो के नीचे लाइक बटन है। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड मैंने पढ़ के आप लोगों को समझाया है। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखना है, एनसीईआरटी का किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्लास लेना है, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैथ की क्लासेस बोर्ड पे हो पाएंगी तो जल्दी ही मैं बोर्ड पे कोशिश करूँगा आने का और आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा। तो अगर वीडियो ऐसी डेली बेसिस पे देखना है आप लोगों को तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से डिटेल बेसिस पे आप लोगों को पूरा क्लास चैप्टर का निचोड़ बताया जाएगा और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।